हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ, जहां पे मैं कुछ लाया हूं एडियम्स एंड फ्रेजेस जिसे हम पिक्चर की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक एडियम मिस फ्रेज होता है, एडियम्स एंड फ्रेजेस, कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है, इसका मतलब होता है सीधे सामना करना या मुश्किल परिस्थिति का सामना करना। अब पिक्चर से हम समझ ही सकते हैं इसे, कि यहाँ पे ये विशाल का एक बुल है, सांड है, राइट, और इसके सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब अगर ये सांड आ रहा है इस व्यक्ति की ओर, तो ये इस व्यक्ति के लिए एक डर का माहौल क्रिएट कर देगा। लेकिन इस व्यक्ति को भी देख के लग रहा है कि ये कोई ना कोई ट्रेनर होगा, राइट। जब ये ट्रेनर होगा, लेकिन इसके लिए भी ये एक डिफिकल्ट टास्क ही होगा कि इसे हैंडल करना। लेकिन ये भी नहीं है कि ये हैंडल नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये ट्रेनर है, लेकिन इसे हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इस बुल को जो है वो हैंडल किया जा सकता है, राइट। लेकिन अगर ये हम इसे इमेजिन करें, तो ये हो सकता है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, राइट। मीन्स ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन जिसे सामना करना बहुत ही मुश्किल हो। तो इसी से ये वर्ड क्रिएट हुआ है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। किसी भी बुल को हॉर्न्स की मदद से पकड़ना या पकड़ने का प्रयास करना, इसका मतलब हुआ कि किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना, राइट। तो कभी भी अगर मुश्किल परिस्थिति का सामना करना है ऐसा आपको बोलना हो, तो उसके लिए हम टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे शो कर रहा है, इट इज टाइम टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड एड्रेस द इशू। बोलता है यही उचित समय है कि जो मुश्किल स्थिति है या मुश्किल परिस्थिति है उसका सामना करें और इशू को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। तो याद रखिएगा दोस्तों, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है सीधे सामना करना या तो फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं। दूसरा वर्ड यहाँ पे है कीप एन आई ऑन द बॉल। ठीक है, इसका मतलब होता है ध्यान बनाए रखना, मिस नज़र ना हटाना किसी चीज़ पर। जैसे कि अगर कोई प्लेयर है, उसको कैच लेने के कहा गया है या तो फिर उसे कैच लेना है। अगर कोई इधर से बॉल फेंक रहा है, ठीक है, तो वो बॉल फेंकेगा जब इसकी जो नज़र है, जो कांटेक्ट है, वो उस बॉल पे वो अगर कंटिन्यू रखता है, तभी उस बॉल को वो कैच कर पाएगा, अन्यथा वो कैच ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पर अगर ध्यान बनाए रखना अगर कहना हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, मिस इडियम यूज़ करेंगे, सॉरी, कीप एन आई ऑन द बॉल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन द बॉल ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन द बॉल ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अगर किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो तो उस पर अपना ध्यान देना होता है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको नज़र बनाए रखना पड़ता है उस सिचुएशन में या उस प्रोजेक्ट को लेकर के। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है जंप द गन। इसका मतलब होता है जल्दीबाजी में काम शुरू करना। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत करते करते क्या हुआ कि उनको उन लोगों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाता है। ठीक है, अब कहासुनी हो जाता है, मान लो यहाँ पे गन रखा हुआ है, इसका जो फ्रेंड है या तो फिर जो पहला व्यक्ति है ए नाम का, ये बी है, अब ए के पास ये गन है ऑटोमेटिक। तो ऐसा नहीं, अगर छोटा मोटा तू तू मैं होता है या कहासुनी होता है, तो ये जो बंदा है ए, वो डायरेक्ट जाके जंप करेगा। किस पे जंप करेगा? गन पे जंप करेगा। गन पे जंप करना का मतलब क्या? बंदूक दिखा देना डायरेक्ट। ठीक है, वो ज़्यादा बियर नहीं कर पा रहा है या तो फिर वो कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, तो वो आगे सुनने की क्षमता नहीं रख रहा है। इट मीन्स वो डायरेक्टली क्या कह रहा है, वो उसे बंदूक तान दे रहा है उस पर कि चलो आज तुम्हें मैं मार ही दूंगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली वो जो है ना, मीन्स वो बातचीत से मुद्दे को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है, जल्दीबाजी में वो चाह रहा है कि इस बंदे को ही हटा दो रास्ते से, राइट। कि इसे एक बंदूक, यहाँ पे बंदूक दिखाएंगे, गोली मार देंगे, ये मर जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में बाद में पछताना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में कोई काम को शुरू नहीं करना चाहिए। मीन्स जंप द गन नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जंप द गन का मतलब होता है जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दीबाजी में कोई काम को शुरू करना। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लेट्स नॉट जंप द गन, वी नीड मोर इंफॉर्मेशन।
मतलब किसी ने अगर आपके बारे में कुछ बुरा कह दिया है, ठीक है, तो एक पक्ष को ना देखें, दोनों पक्ष को आपको सुनना पड़ता है, ठीक है। तो बोलता है लेट्स नॉट जंप द गन, वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, हमें और इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे। अगला वर्ड है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब होता है रात भर काम करना। इट मीन्स when a person is hard working at the case he is burning at the midnight oil, right? तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात भर काम करना या रात में जाके काम करना या खूब मेहनत करना, राइट? ये सारे सेंसेस निकलते हैं, जैसे कि ये हम देख रहे हैं लैंप है, ठीक है, ये जनरली पुराने टाइम में यूज़ होता था, अब तो यूज़ नहीं किया करते हैं लोग, ठीक है। तो इसके नीचे जो है ना लोग पढ़ा करते थे, मिस पूरी रात पढ़ते थे, या एग्जामिनेशन है उसके पहले तो पढ़ाई लिखाई करना होता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय यही सारे लैंप या लालटेन बोलो, ठीक है, उसके नीचे हम पढ़ाई किया करते थे, राइट? तो इसीलिए एक वर्ड यहाँ से क्रिएट हुआ इसी लैंप या लालटेन को देखते हुए कि बर्न कर रहा है क्या, मिडनाइट तक ऑयल बर्न करना है। तो अभी तो ऑयल की आवश्यकता नहीं होती है बर्न करने के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि ऐसे ही हम अपना स्टडी पूरा करते थे या तो फिर कोई काम किया करते थे, ठीक है, जहाँ पे हमें ऑयल जलाने की आवश्यकता पड़ती थी। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स आधी रात तक तेल जला रहा है, इट मीन्स वो कड़ी मेहनत कर रहा है या रात भर काम कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है, समय पर किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए मुझे रात भर काम करना पड़ेगा, है ना, या पड़ता था। तो आपको याद रखना है कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात भर काम करना या खूब मेहनत करना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं जी। यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड है लिखा हुआ है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रहस्य खोल देना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो ये बकेट है, ठीक है, इसे एक बैग समझ लेते हैं, ठीक है। अब इस बैग में हो सकता है कि मान लेते हैं डायमंड्स है, डायमंड्स इसके अंदर रखे हुए हैं या कोई दूसरी चीज़ होगी जिसे लोग चाहता है कि ये पता ना चले किसी चीज़ को, तो उसे मैं छुपा के रख दिया। अब क्या है कि बाय मिस्टेक उसमें एक कैट भी थी अंदर। अब कैट को तो सारा पता है, ठीक है। अब जब कैट को सारा पता है अगर वो निकलेगी तो वो बक देगी कि उसके अंदर क्या है, डायमंड है, गोल्ड है या कोई दूसरी चीज़ें को रखा गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये वर्ड यहाँ से क्रिएट होता है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स बिल्ली को बैग से बाहर निकलने दो। इट मीन्स क्या, जो भी चीज़ आपने छुपा के रखी है उसे लोगों तक पहुंचने दो या लोगों को जानकारी होने दो, राइट। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है किसी चीज़ का रहस्य खोल देना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जो इसने एक सरप्राइज पार्टी रखी हुई थी, ठीक है, उसका रहस्य उजागर हो गया, उसका मीन्स उसके बारे में सभी को पहले से पता चल गया, लेकिन ये उजागर कौन किया, सी, ठीक है। इसका मतलब होता है रहस्य खोल देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे, देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है जी। यहाँ पे कॉस्ट अ प्रीटी पैनी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है महंगा पड़ना। देख ही रहे हो कितना बड़ा जार है और इसमें कितने सारे कॉइन्स रखे हुए हैं, ठीक है। प्रीटी पैनी, अगर हम बोले कि स्मॉल अगर कॉइन्स भी अगर इकट्ठा किया जाए बहुत सारे, ठीक है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अगर इतना बनाएंगे तो वो प्रीटी पैनी अगर हम कहेंगे ना तो वो प्रीटी पैनी नहीं होता, वो बहुत महंगा होता है, ठीक है। तो प्रीटी पैनी कहने का मतलब होता है बहुत महंगा पड़ना या महंगा पड़ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट डिज़ाइनर ड्रेस मस्ट हैव कॉस्ट अ प्रीटी पैनी, ठीक है। इसका मतलब होता है वो जो डिज़ाइनर ड्रेस है उसका दाम बहुत ही ज़्यादा होगा या तो फिर वो बहुत ही महंगा पड़ा उसे, ठीक है गाइस। चलो अगले वर्ड की ओर मूव करेंगे। बहुत सिंपल है इन सारे वर्ड्स को सॉरी ईडियम्स को याद रखना, ठीक है। अगला वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आप देख ही रहे हो ये कुत्ते की हालत क्या हो गई है, ये कीचड़ में पूरी तरह से भीगा हुआ, ऊपर से बारिश भी हो रही है, ठीक है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स
कहने का मतलब कैट्स एंड डॉग्स जिस तरह से होते हैं कि एक दूसरे को देखते नहीं है या तो फिर इधर से उधर आना जाना करते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, उसी तरह से होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बारिश हो रही है, मीन्स बारिश, मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कैट्स एंड डॉग्स के जैसा रेन करना, बारिश करना, मीन्स झमाझम बारिश जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। तो रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बिल्ली और कुत्ते का रेन होना ये नहीं समझना। ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स होता है मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, तो इसे याद रखना गाइज। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। वी हैड टू कैंसिल द पिकनिक बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, हमें पिकनिक को कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। ठीक है, चलो अगले वर्ड की ओर चलेंगे। अगला वर्ड है द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। जैसे कि फुटबॉल में अक्सर ये होता है। ठीक है, जिसके पाले में बॉल पड़ी उसी की बारी होगी। ठीक है, तो अब बोलता है कि बॉल जो है वो आपके पाले में, मीन्स आपके कोर्ट में है। इट मीन्स अब तुम्हारी बारी है। तो किसी के पाले में कोई चीज़ होना, इट मीन्स उसकी बारी होना। तो द बॉल इन योर कोर्ट का मतलब होता है तुम्हारी बारी है, मीन्स अब जो ये इशू है वो उसे आपको हैंडल करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है गाइस, चलो अगले वर्ड की ओर चलेंगे। देखते हैं अगला वर्ड, टर्न अ ब्लाइंड आई। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। यहाँ पे हम देखेंगे टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अंधा दृष्टि रखना। हालांकि अंधा दृष्टि रखना तो याद नहीं हो पाएगा, तो इसको हम समझेंगे टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा कर देना, है ना, अनदेखा कर देना, टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, इसका मतलब होता है अनदेखा करना। अब ये आई कांटेक्ट बनाने का प्रयास कर रहा है या कुछ कह रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या है कि अपना फेस डाउन कर दिया, मीन्स आई को जो है वो टर्न कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है वो मिस चीज़ों को देखते हुए बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा है। ठीक है, तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अनदेखा कर देना। द एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। द मैनेजर चोज टू रन अ ब्लाइंड सॉरी द मैनेजर चोज टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू द एम्प्लॉइज मिस्टेक। मतलब क्या हुआ कि मैनेजर ने क्या डिसाइड किया कि जो एम्प्लॉई का मिस्टेक उसने गलती की थी ना, उसे अनदेखा करने का, है ना, देखते हुए भी उसे पता है पहले से कि हाँ उसने मिस्टेक की है, लेकिन उसे इग्नोर कर रहा है। तो टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है इग्नोर करना, याद रखना, या तो फिर अनदेखा कर देना किसी चीज़ को। इसी तरह से एक और वर्ड होता है टर्न अ डीफ ईयर, है ना, टर्न कर देना, घुमा देना, डीफ ईयर। हालांकि ईयर जब घुमा दिया मीन्स मान लो कि इसका कान और एक बंदे का कान सामने आमने सामने है। ठीक है, अब क्या किया कि अगर कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, तो वो सुनने का थोड़ा सा भी ईगर नहीं है सुनने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, चलो मुड़ जाएगा उधर, ये घुमा देगा अपना कान। तो टर्न कर देना इसका मतलब होता है सुनकर भी अनसुना कर देना। तो याद रखना इसे कि टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है ब्लाइंड के जैसा आई घुमा देना। इसका मतलब ये हुआ कि उसने कुछ नहीं देखा, इग्नोर कर दे रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये वर्ड आपको याद रखना है टर्न टर्न अ डीफ ईयर। ठीक है, इसका मतलब होता है सुनकर भी अनसुना कर देना। तो बहुत ही सिंपल होगा, टर्न अ ब्लाइंड आई अनदेखा कर देना, टर्न अ डीफ ईयर इसका मतलब होता है अनसुना कर देना, अनसुना। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। चलो बहुत ही इजी इडियम्स हैं यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, पिक्चर से भी हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, प्लस में एग्जाम्पल्स भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, ज़्यादा कुछ करने का प्रयास करना। ठीक है, अब देखो ये इंसान, इसका फेस देखो, ये तो बहुत ही एक्साइटेड होगा, अरे इतना सारा खाना। ठीक है, लेकिन इतना सारा खाना इसके पेट में जा पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इसी को बोलते हैं औकात से ज़्यादा, है ना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप चबा सकते हो ना उससे ज़्यादा काटने का प्रयास करना। ठीक है, मान लो कि ये जो है वो चबा सकता है एक कैंडी,
ठीक है, लेकिन वो एक इतना बड़ा कोई चीज़ खाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम। तो इसे आप याद रखना, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है कुछ ज़्यादा करने का प्रयास करना, ठीक है, जो कि आपके औकात से बाहर हो, है ना, उस चीज़ को करने का प्रयास करना। एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है डोंट बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इट्स इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर वर्क लोड, ठीक है। चलो, तो बोलता है इट्स इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर वर्कलोड, आपको वर्कलोड जितना भी है या जितना भी काम दिया गया है उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आपको ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि बहुत सारा काम हम एक ही साथ ले लेंगे, ठीक है, और किसी को भी सही से हम कर ना पाए, क्योंकि अगर ज़्यादा वर्कलोड होगा या तो फिर ज़्यादा काम होगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है किसी एक इंसान के लिए करने के लिए, ठीक है। मैं 2-4 आदमी का वो काम ले रहा है, ठीक है, जितना कर पाएगा उससे ज़्यादा वो ले रहा है, ठीक है गाइस। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है ज़्यादा कुछ करने का प्रयास करना या एक्सेस करने का प्रयास करना, ठीक है। अब अगला वर्ड है डोंट काउंट योर चिकन्स, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। अब देखो, मान लो कि ये मुर्गी है, मुर्गी ने बहुत सारे अंडे दे दिए, बहुत सारे अंडे दे दिए, ठीक है। अगर मान लो कि 6 अंडे उसने दे दिए, अब क्या है कि वो काउंट करेगा, अरे 6 अंडे मेरे पास हैं, ठीक है, कि 6 अंडे से 6 मुर्गियाँ हो जाएगी, है ना। लेकिन हो सकता है ये तो पॉसिबिलिटी बनती है कि 6 के 6 सही निकले, और ये भी बनती है कि 6 में से मान लो कि 2 ही ठीक निकले, 2 में से चिकन हो गया, है ना, बाद बाकी और जो 4 हैं उसके वो खराब निकले, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हिच, ठीक है। मतलब ये हुआ कि वो पहले ही अज्यूम कर ले रहा है या तो फिर पहले ही वो खुशियाँ मना रहा है। अगर मान लो कोई चीज़ एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, ठीक है, अब रिजल्ट आया वो तो खुश हो गया, अरे मैं तो पास हो गया, ठीक है ना। अब बाद में जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो पास नहीं, फेल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब वही होता है कि आपको सफलता मिली ही नहीं, उसके पहले आप खुशियाँ मना रहे हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि अभी शादी हुई ही नहीं और बच्चों के लिए कपड़े वगैरह तैयार कर लिए हो या बच्चों के लिए आप कपड़े खरीद लिए हो, ठीक है, तो बहुत जल्दी आप एक्साइटेड हो जा रहे हो, या तो फिर दैट इज़ कॉल्ड अजम्पशन, ठीक है, आप अनुमान लगा रहे हो या ये उम्मीद कर रहे हो कि सब कुछ बेटर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब होता है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हिच। तो याद रखिएगा, जैसे कि एग्जांपल है डोंट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग सक्सेस टू सून, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। बोलता है कि अपनी सफलता के इतने जल्दी आप सेलिब्रेशन स्टार्ट मत करो, ठीक है, पहले होने तो दो, है ना। चलिए अगले वर्ड की ओर चलेंगे। हाँ, लिखा हुआ है यहाँ पे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, ठीक है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब होता है, मतलब तो आप समझ ही गए हो, जैसे कि यहाँ पे इसमें मिल्क डाला गया है ना। अब ये क्या है कि ये नीचे बिखर गया है, स्पिल्ड हो गया है, ठीक है। अब देखो, जब स्पिल्ड हो गया है तो अब ऐसा नहीं कि ये सारा जो नीचे फर्श पे गिरा हुआ दूध है उसे फिर से उठा के आप इसमें डाल दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब जो गिर गया है उसे गिरने दो, इसमें पछताने की क्या बात है ना। या पछताओगे तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मतलब वही होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना, कि बीती बातों पर पछताना, रोना, इसी को बोलते हैं कि पीछे पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग चुग गई खेत, है ना। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है बीती बातों पर रोना, बीती बातों पर पछताना। एग्जाम्पल देखते हैं, देर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो हो गया उस पर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब कोई ना कोई सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है बीती बातों पर रोना, पछताना। अगला वर्ड अ पीस ऑफ केक, है ना, अ
पीस ऑफ केक। अब पीस ऑफ केक का मतलब जैसे कि ये अगर मान लो किसी को दे दिया जाए तो एक ही बार में खा जाएगा वो, ठीक है। पीस ऑफ केक होना मीन्स बहुत ही आसान होना, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड इडियम है। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ठीक है। इट मीन्स वो कहना चाह रहा है कि एग्जामिनेशन जो होता ना वो एक केक के पीस के जैसा था, है ना। वो स्मूथ था, ठीक है, जैसे इजी से अटैम्प्ट किया जा सकता था। तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान होना। अगर कोई काम बहुत आसान है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, जैसे बोलते हैं पीस ऑफ केक, दिस वर्क इज गोना बी अ पीस ऑफ वर्क फॉर मी, ठीक है। चलो अगला वर्ड देखते हैं, स्पिल द बीन्स। ये भी होता है रहस्य खोल। जैसे कि अगर मान लो कभी मटर खाए हो तो वहाँ पे क्या है कि ये आपका मटर है, मान लो ये एक मटर है, ठीक है, पी है ना, या बीन्स है, कुछ भी बोलो, बीन्स, ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो दाने होते हैं, ये वाला यहाँ पे एग्जांपल या पिक्चर्स जो शो हो रहा है, ठीक है, ये जिस समय बंद रहता है ना उसमें हम ये गेस नहीं कर सकते कि दाना जो है वो सही निकलेगा या उसमें कभी कभी क्या होता है ना कीड़े भी होते हैं, ठीक है। तो आप खोलोगे, मिस खोलना क्या, अब खोल रहे हो उसे या तो फिर इसे ओपन कर रहे हो तो आपको पता चलता है ना कि किसमें कीड़े हैं या कौन सा फ्रेज आपका दाना निकला हुआ है, ठीक है। तो यही होता है स्पिल द बीन्स, मीन्स बीन्स को ओपन करना, मीन्स खोलना, रहस्य खोलना, ठीक है। तभी हम किसी चीज़ का अनुमान लगा पाएंगे या तो फिर करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना या रहस्य खोलना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज, ठीक है। बोलता है कि सरप्राइज के बारे में ना किसी को मत बताओ, है ना। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य खोलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे जी, अगला लिखा हुआ है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, है ना। तो एक ही स्थान पर सभी संसाधन लगा देना। जैसे कि इसको स्टॉक मार्केट से समझते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई बंदा है, मान लो कि एक कंपनी है ए, ठीक है, इस कंपनी पे उसको बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया कि नहीं ये कंपनी जो है ना बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। और इस बंदे के पास 1 लाख रुपया है, वो चाह रहा है 1 लाख रुपया जो है ना वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है। अब इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो फिर वो स्टॉक मार्केट को चूज़ किया। अब कंपनी ए उसे बहुत पसंद आई, ठीक है, लेकिन ये तो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, ठीक है। हो सकता है ये तो प्रॉपर गेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि ये मार्केट अप ही रहेगा, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो डाउन भी जा सकता है। तब 1 लाख रुपया जब इसके पास है तो वो क्या करता है कि ए नाम की जो कंपनी है ना उस पर उसने सारा पैसा लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही पैसा लगाता है या लगाया तो पता चला कि वो कंपनी जो है घाटे में चले गई, नीचे चली गई। तो उसका तो पैसा जितना भी लगा हुआ था, जितना भी संसाधन या 1 ही लाख रुपया था, बहुत उसने अर्न किया होगा, ठीक है। तो वो क्या है कि एक ही स्टॉक में लगा दिया जब पैसा तो वो सारा उसका पैसा डूबने के चांसेस बन गए, ठीक है। लेकिन अगर यही करता है कि 1 लाख रुपये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों में लगाता, ठीक है, तो हो सकता है कि एक कंपनी उसकी घाटे में चल रही है तो दूसरा फायदे में चल रही होगी, तो वहाँ से वो रिकवर कर लेता है अमाउंट, ठीक है। तो वही बोलता है कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ऐसा कभी नहीं करना कि एक ही स्थान पर सभी संसाधनों को लगा दो, ठीक है। तो क्योंकि अगर वो कंपनी या काम लॉस में चलेगा तो आपको घाटा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कोई भी चीज़ को ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करना चाहिए या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने पैसे का एग्जांपल दिया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। हो सकता है ये काम में भी हो, जैसे अगर कोई एक काम कर रहा है व्यक्ति, ठीक है, उसी पे पूरी तरह से फोकस हो गया, हो सकता है कि अगर उसका काम ना चले कुछ दिन के बाद तो उसका अर्निंग का जो सोर्स है वो एक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर उसने पहले से दिमाग लगाया होता तो वो क्या करता कि एक काम उसने स्टार्ट किया, हो सकता है उसके साथ उसने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। अगर एक उसका नहीं चल रहा है तो दूसरा तो चल रहा है, ठीक है। तो जितना भी एफर्ट है वो एक ही चीज़ में मत लगाओ, है ना। आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए
ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, इट्स रिस्की टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स का ही एग्जाम्पल दिया गया है, तो जो कि मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अगला जो इडियम है वो है काउट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ठीक है, एक मूवी आई थी चेन्नई एक्सप्रेस, उसमें एक गाना था, आगे कुआं पीछे मेरे खाई। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है, आगे क्या है कि एक कुआं है, आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसके पीछे एक बड़ा सा खाई है। ठीक है, अब ये तो सोचेगा ना, अगर मान लो कि उसको कोई मारने के लिए आ रहा है या फिर मारने का प्रयास कर रहा है, बहुत दूर से उसने निशाना लगाया हुआ है कि चलो तुम्हें मार ही देंगे। ठीक है, तो वो आगे जाएगा तो वहाँ पे वो कुएं में गिरेगा, वो तो फंस ही जाएगा। पीछे आएगा तो वो खाई में गिर जाएगा। मीन्स ये बंदा टोटली कंफ्यूज्ड है कि आगे बढ़े या पीछे आए, क्योंकि आगे भी उसकी मौत ही है और पीछे भी उसकी मौत ही है। अगर वो यहीं रहता है तो भी उसकी मौत है ना? समझ रहे हो ना? ठीक है, इट मीन्स ये आदमी जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो किसी चीज़ को लेकर के, तो उसके लिए हम यहाँ पे इडियम का यूज़ करेंगे, मीन्स काउट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ठीक है, इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति में होना, जहाँ पे इंसान सोच नहीं पाता है कि करना उसे क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, सी वॉज कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस व्हेन बोथ जॉब ऑफर्स कैम एट द सेम टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि दो जॉब ऑफर्स उसको आए। ठीक है, एक ही बार में उसको दो जॉब ऑफर मिल गए। अब ये बंदा जो है मुश्किल में पड़ गया कि ए जॉब को ज्वाइन करें या बी जॉब को ज्वाइन करें, ये तो बीच में आ गया, है ना? तो कंफ्यूज हो जाना, उसके लिए हम इडियम यूज करेंगे कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये था आपका इडियम्स, जो कि मैंने समझाने का प्रयास किया पिक्चर्स के माध्यम से, एग्जाम्पल से। ठीक है, और इसको याद करना भी बहुत ही ईजी हो सकता है अगर एक बार दो बार आप देखें तो। ठीक है, ये सारे जो इडियम्स हैं वो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, और डे टू डे लाइफ में तो यूज़ ही होते हैं, स्पोकन में भी यूज़ होता है, प्लस में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपका ये काम करता है। तो इसे आप मेमोराइज़ कर लेना, हालांकि मेमोराइज़ करना भी ईजी हो गया होगा आपके लिए। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। फिर से हम चाहेंगे कि अगला जो वीडियो बने वो इडियम्स को लेकर ही हम बनाएं। ठीक है, वहाँ पे हम कुछ और इडियम्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उसे भी पिक्चर्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।